ओके सो आज की क्लास में हम लोग जेनेटिक्स का ऐसा पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक को डील करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको कि आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और इस वाले जेनेटिक्स में आपको कुछ लॉ पढ़ाए जाते हैं जिनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका हार्डी वेनबर का रूल या इक्विलिब्रियम का लॉ। इसको लेकर के आपके कई सारे एग्जाम में लाइक जैसे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे भी आता है। और अगर आप CSIR का देने जाते हैं तो वहाँ पे भी आता है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने जाते हैं उन सभी में भी पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से आप किसी भी पॉपुलेशंस में जो जीन की फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रेस आप उनको जान सकते हैं, या हार्डी वेनबर का रूल क्या कहता है और किस तरीके से आप उनके इक्वेशंस को फॉलो करके या उनके इक्वेशंस को अप्लाई करके आप इस बात को बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट, तो एवोल्यूशंस को लेकर के मतलब कि जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आने को लेकर के उन्होंने अपना लॉ दिया था और बताया था। तो आज की क्लास में हम लोग आज हमारा ये जेनेटिक्स का आखिरी क्लास होगा और जिसमें दो टॉपिक आपके बचे हुए हैं। एक आपको पढ़ना है दैट इज़ पॉपुलेशन जेनेटिक्स जिसमें कि आपको ये लॉ पढ़ाए जाएंगे। दूसरा आपका बचा हुआ है जीन इंटरेक्शन जिसमें आपको एपिस्टैटिस पढ़ाना है। ये टॉपिक खत्म होने के बाद हमारा आज का जेनेटिक्स का वाला जो पोर्सन होगा वो फिनिश हो जाएगा। ओके, आवाज़ सबको सुनाई दे रही है मेरी? ओके। ओके, सो टॉपिक आपके सामने है दैट इज़ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स के वर्ड का मतलब आप समझ चुके हैं और पॉपुलेशंस का मतलब भी आप जानते हैं। पॉपुलेशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं जियोग्राफिकल मतलब कि इवोल्यूशन के बेसिस पे भी और जेनेटिक्स के बेसिस पे भी। तो जेनेटिक्स के बेसिस पे आप जब डिफाइन करते हैं तो सिंपली वही बताते हैं कि जिनका ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इनका जीन पूल क्या हो, कॉमन हो और आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पॉपुलेशंस के नाम से जानते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स आपको क्या बताती है? किसी भी पॉपुलेशंस में जो भी कोई एलिल्स है या जो भी कोई जीन्स है किसी भी पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स का, उनके उस जीन की फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आ रहा है और उस फ्रीक्वेंसी के चेंजेस होने से उनके फिनोटिपिक कैरेक्टर में क्या वेरिएशंस दिखाई दे रही है उनके प्रीवियस मतलब कि एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में। इसी स्टडी को बेसिकली आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स हमें इस बात का डेटा देता है और आइडिया देता है कि किसी भी पॉपुलेशंस का अगर हम लोग स्टडी करें, सर्वे करें, तो ये बता पाते हैं कि बेसिकली कितना परसेंट में और कितनी फ्रीक्वेंसी से उस पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स में जीन का वेरिएशंस देखने को मिला है लास्ट 10 डिकेज में, लास्ट 20 डिकेज में, इस तरीके से, या लास्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, इस तरीके से आप निकाल पाते हैं। So simply study of a gene frequency in a population is known as the population genetics। ये जीन फ्रीक्वेंसी क्या है और इसकी स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ कुछ टर्म्स हैं, पहले इनको आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिफाइन किया गया पॉपुलेशंस को। सो यहाँ पे हम लोग जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे डिफाइन डेफिनेशन दिया गया आपको, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ जियोग्राफिकल एरिया या जियोग्राफिकल लोकेशंस आर विच शेयर कॉमन जीन पूल। राइट, ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि एक जियोग्राफिकल एरिया में रहते हो और उनका जो जीन पूल हो वो क्या हो, आपका कॉमन हो। तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द पॉपुलेशंस के नाम से जानते हैं। राइट, तो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे रहेगा जीन पूल का मतलब क्या हो जाता है। यहाँ पे नया टर्म आपके पास आ गया कि जीन पूल क्या होगा। तो जिनका जीन पूल कॉमन हो मतलब कि सभी लोगों की ओरिजिन एक कॉमन टाइप के एंसेस्टर से हुआ हुआ हो और उनका उनके अंदर में पाए जाने वाले जो जीन्स हैं उनका जो सोर्स हो वो बेसिकली क्या हो, अगर कॉमन होता है तो उनको ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द पॉपुलेशंस के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट टर्म है आपके पास जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीन पूल। जीन फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? जीन फ्रीक्वेंसी बताती है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिल इन रिलेशन टू द टोटल एलिल्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन।
किसी भी पॉपुलेशंस में पाए जाने वाले टोटल जो आपका जीन होगा या जीन के जो आपके एलील्स होंगे, उन एलील्स के कंपैरिजन में किसी एक पर्टिकुलर एलील्स का या जीन की जो परसेंटेज आएगी, उसी परसेंटेज को आप बेसिकली जीन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने क्या किया था, आपने मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड का क्रॉस कराया था। सो अगर सिंपल एग्जांपल हम लोग अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात अगर कर लेते हैं, तो हमने क्या लिया था, कैपिटल टी लिया था और स्मॉल टी लिया था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया था, कैपिटल टी, और यहाँ पे क्या आ गया था, स्मॉल टी। कोई जुड़ना चाह रहा है क्या? टाइम से आएंगे नहीं? राइट। तो इसका जब हमने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस कराया, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बना, आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस बन गया, और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस, सॉरी, हेट्रोजाइगस बन गया। और इस हेट्रोजाइगस का जब हमने सेल्फ फिर से क्या किया, सेल्फ क्रॉस कराया, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे 4 जो है वो कैरेक्टर्स मिले थे। वो 4 कैरेक्टर आपके कौन कौन से हैं, इनको ऐसे आप टेबल बना सकते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। राइट। तो अगर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसी एक टाइप के एलिमेंट्स का निकालना हो, सपोज कीजिए हम कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से। और 4 में से हम निकालना किसका चाह रहे हैं, सिर्फ इस वाले का। राइट। तो 4 टोटल है, उनमें से ये वाला आपका जीनोटाइप कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। ये जो आएगी, ये आप इसको परसेंटेज निकाल सकते हैं या फिर आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ 100 से डिवाइड नहीं करेंगे तो ये आपकी क्या निकल के आएगी, फ्रीक्वेंसी निकल कर के आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, अगर आप इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.25% या 0.2 उसका वेटेज है, या इसको अगर परसेंटेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी पॉपुलेशंस में, किसी एक भी इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल के में जितना भी आपका उस वो जीन पाया जा रहा है, उसके कंपैरिजन में किसी एक जीन का अगर आप रेशियो निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो उसी को आप जीन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। सिमिलरली आप लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस लेकर के भी निकाल सकते हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आपके पास जो गैमेट्स थे वो क्या क्या थे, दैट इज कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इनका जो आपने यहाँ पे क्रॉस कराया था, क्या क्या बना था, दैट इज कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके बनने थे। और आपने इन चारों को क्या किया था, मल्टीप्लाई कराया था। तो यहाँ पे 4 गैमेट आपके पास हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, और इसके बाद फिर है आपके पास कैपिटल वाई स्मॉल आर, और इसके बाद है आपके पास स्मॉल वाई कैपिटल आर, और इसके बाद है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर से आप यही चारों गैमेट लिख देते हैं यहाँ पे इस साइड में। ये आपका मेल का करेक्टर, ये आपका फीमेल का। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस करा देते हैं। मान लीजिए आपके पास ये है, फिर इसके बाद आपका ये होगा, फिर इसके बाद आपके पास स्मॉल वाई कैपिटल आर होगा, फिर क्या होगा आपके पास, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। राइट। इस तरीके से मान लीजिए गैमेट्स हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि 16 बने हुए थे। राइट। कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको 16 बॉक्स हैं। तो अगर किसी एक जीनोटाइप का आप निकालेंगे, सपोज कीजिए अगर आप इसका निकालना चाह रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। राइट। तो ऐसे ही अगर आप इसका एक फ्रीक्वेंसी, इसके वाले की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, कैपिटल आर, या कैपिटल वाई कैपिटल आर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप इसको। तो 16 में से जितने भी जीनोटाइप होंगे उसको क्या करेंगे, वो करेंगे डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 16 कर देंगे। तो यही जो निकल करके आएगी उसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इज द जीन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। तो जीन फ्रीक्वेंसी से हमको आइडिया ये लग जाता है कि किसी भी पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स में
उस पर्टिकुलर एलिल्स का नंबर टोटल के रिस्पॉन्ड में कितना प्रेजेंट है या कितना मात्रा में पाया जा रहा है, इसी चीज को निकालता है आपका जीन फ्रीक्वेंसी। होपफुली कभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका जीन पूल। जीन पूल का मतलब क्या है, किसी भी पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स में जितने भी जीन्स और एलिल्स पाए जाते हैं उनको कलेक्टिवली आप क्या बोलते हैं, दैट इज द जीन पूल बोलते हैं। सो ऑल द जीन्स एंड देयर एलिल्स फाउंड इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज नोन एज द जीन पूल। किसी भी इंडिविजुअल्स के बॉडी में जितने भी जीन्स या उनके एलिल्स पाए जा रहे हैं उनको कलेक्टिवली मिला करके जीन पूल के नाम से जानते हैं। मतलब कि पूरा का पूरा जीन का संग्रह जो है उसको आप बोलते हैं दैट इज द जीन पूल, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब पहले क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। इसका मीन ये हो जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल्स में जो भी आपका जीन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशंस ना दिखाई दे जनरेशन टू जनरेशन। मान लीजिए यहाँ पे कोई जनरेशन ए था, यहाँ के बाद फिर क्या बना आपका बी बना, यहाँ पे के बाद क्या बना मान लीजिए सी बना। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास दो जीन था पी प्लस क्यू इस तरीके से, और इनकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ पे 0.6 थी, यहाँ पे 0.4 था। यही सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी आया 0.6 और 0.4, 0.6 एंड 0.4। तो इसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मीन्स व्हाट, जनरेशन टू जनरेशन किसी भी पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स में जीन का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंजेस देखने को ना मिले, ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को आप जेनेटिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का बने रहना इस बात का इंडिकेशन होता है कि उस इंडिविजुअल्स में कोई भी वेरिएशंस नहीं हो रहा है। अगर वेरिएशन हो रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मेंटेन होना इस बात का इंडिकेशन होता है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स में कोई भी वेरिएशंस जनरेशन टू जनरेशन देखने को नहीं मिल रहा है। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम किसी भी पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स में बना रहे उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, और ये क्राइटेरिया आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी पूछा जाता है, साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि वो कौन कौन से फिनोमेना हैं जिनसे कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है और उससे आपका इवोल्यूशन होता है या वेरिएशंस कॉज होते हैं। तो दोनों ही पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। कौन कौन से वो फिनोमिना है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिससे कि आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेंटेन रहेगा, और कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिससे कि आपकी जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगी और वहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलेगा या वेरिएशंस आपका कॉज होगा। तो होपफुली कि अभी आपको जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे आप ये बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे जेनेटिक इक्विलिब्रियम है भी या नहीं है। तो क्या क्या है यहाँ पर हम लोग उसको देख लेते हैं। नंबर पहला आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, दैट इज पॉपुलेशन इज स्टेबल थ्रू आउट द ईयर। पॉपुलेशंस की स्टेबिलिटी आपका कई सालों तक बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक साल में आपको पॉपुलेशन दिखाई दे रहा फिर उसके बाद पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो पॉपुलेशन का जो साइज है, मतलब पॉपुलेशन जो दिख रही है वो सब पॉपुलेशन आपका स्टेबल होना चाहिए कई सालों तक। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशंस में जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, बने रहते हैं। सिर्फ अकेला यही पॉइंट नहीं है, और भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको भी देखना है। दूसरा, नो इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका जियोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे कोई ए काइंड का पॉपुलेशन रह रहा है जहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये सारा सर्कल उस पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो माइग्रेशंस और मतलब माइग्रेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, इमिग्रेशंस और ई माइग्रेशंस, राइट। एक में क्या है आपका यहाँ के पॉपुलेशंस का बाहर की तरफ जाना, दूसरे में क्या है बाहर के इंडिविजुअल्स का अंदर की तरफ आना, राइट। इमिग्रेशंस का मतलब होता है कि आउटसाइड से इनसाइड में आना, और ई माइग्रेशंस का मतलब होता है इनसाइड से आउटसाइड में जाना। दोनों ही कंडीशंस में पॉपुलेशंस की जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब होती है, और पॉपुलेशंस की साइज क्या होती है, चेंज होती है। या तो साइज आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, या तो साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। और अगर ऐसा होता है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जीन की फ्रीक्वेंसी होगी या जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाता है।
तो किसी भी पॉपुलेशंस में जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि उस पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स का नंबर भी कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब वहाँ पे कोई माइग्रेशन टाइप के फिनोमेना नहीं होने चाहिए कि हाँ, बाहर के लोग आकर के यहाँ पे रहना शुरू कर दिए या यहाँ के लोग निकल कर के बाहर चले गए। ये दोनों प्रोसेस आपका नहीं होना चाहिए। साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ लार्ज, जो भी पॉपुलेशंस का साइज़ है वो बहुत लार्ज होना चाहिए। छोटे लेवल पे अगर हो रहा है तो वहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम मेंटेन आपका नहीं हो पाता है। तो साइज़ जो है पॉपुलेशंस की वो बड़ी होनी चाहिए, लार्ज होना चाहिए। म्यूटेशंस नहीं होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, मतलब उसका ना के बराबर हो। अगर म्यूटेशंस हो रहा है तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि वहाँ पे बेसिकली वेरिएशंस कॉज हो जाएंगे, और वेरिएशंस अगर कॉज हो जाएगा तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, और इन पॉइंट्स को देख करके आपको समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ें होनी चाहिए, और जिसकी बेसिस पे आपका जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेंटेन हो पाएगा। सेक्स रेशियो इज यूनिटी एंड मीटिंग इज रैंडम। बताया जा रहा है मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो यूनिट होना चाहिए, ऐसा रैंडमली नहीं होना चाहिए कि हाँ, आज आज मान लीजिए 900 पे 1000 था तो नेक्स्ट ईयर में पता लगा वो 500 से लेकर 1000 हो गया, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। मतलब जो रेशियो है वो यूनिट होना चाहिए, और मेटिंग जो हो मतलब उनके बीच में वो क्या होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। फिक्स नहीं होना चाहिए कि हाँ, यहाँ इनके बीच में होगा, यहाँ इनके बीच में होगा। वो पॉपुलेशंस के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में रैंडमली मीटिंग कराया जा सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको मेंटेन किया जाता है, जिसके बेसिस पे आप बता पाएंगे अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं किसी भी इंडिविजुअल्स में, तो वहाँ पे जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, मेंटेन रहेगा। सवाल यहाँ पर आता है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को लेकर के इतना बड़ा लॉ भी दिया गया और इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मेंटेन रहना किसी भी पॉपुलेशंस के लिए अच्छी बात है, या मतलब उसके लिए हार्मफुल है? ओके, मतलब कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम अगर कोई भी पॉपुलेशन अगर मेंटेन करता है या उसमें बनी हुई है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है, राइट? कैसे? बताइए। ओके, तो अगर आपके एग्जाम में अगर आता है ये सवाल फॉर एग्जांपल कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम का बने रहना, दैट मीन्स टू कंटिन्यू पॉपुलेशंस टू कंटिन्यू जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज गुड फॉर देयर सर्वाइवल और नॉट, तो आप इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? किसी भी किसी भी पॉपुलेशंस में जेनेटिक इक्विलिब्रियम का बने रहना उस पॉपुलेशंस के सर्वाइवल के लिए या उसके बेटरमेंट के लिए अच्छा है या नहीं है? अगर आपको इस पे अपनी टिप्पणी देनी हो, जस्टिफाई करना हो 250 वर्ड में, तो आप क्या इसमें स्टेटमेंट देंगे? अरे, सब तो ऐसे शांत हैं जैसे कोई बहुत अजूबा सवाल मैंने पूछ दिया है। हाँ। अच्छा। वेट कर रही हैं आप, क्या नाम क्या बताएंगे? बताइए भाई, कोई भी बताइए, बताइए। क्या क्या? हाँ। कैसे? हम्म, हम्म, हम्म।
चलिए ये तो दोनों पॉइंट का भी हो गया। अगर आपको ओवरऑल देना हो उस पे भी तो आप क्या दीजिएगा? जैसे सपोज़ अगर आपसे ये पूछ ही दिया जाए कि किसी भी पॉपुलेशंस के इंडिविजुअल्स को क्लाइमेटिक चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए जेनेटिक इक्विलिब्रियम की क्या भूमिका है? व्हाट आर द पॉसिबल रोल और द इफेक्ट ऑफ अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम ऑन द सर्वाइवल ऑफ अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक चेंजेस? यस। हुँ। ओके, और कोई बताना चाह रहा? अमित? मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम का बने रहना किसी भी पॉपुलेशंस के लिए अच्छा नहीं है, राइट? बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनमें जनरेशन टू जनरेशन आपको वेरिएशन देखने को मिलती है और यही वेरिएशंस उनको बेटर कैंडिडेट बनाता है अपने एंसेस्टर से। अगर ये चीज़ नहीं होगा और यहाँ पे वेरिएशंस होने का मतलब है कि इनका जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है, मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अगर ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो आपको जनरेशन टू जनरेशन में गैप दिखाई देता है, इवोल्यूशन दिखाई देता है, एडवांसनेस दिखाई देती है, ये सारे एडवांसनेस आपको दिखना बंद हो जाएँगे। तो डी वाले जो मेंबर्स होंगे वो भी आपके एग्ज़ैक्टली वैसे ही होंगे जैसा कि मेंबर आपका ए वाला था, जो कि सही नहीं है। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कम से कम 100 साल का गैप है और 100 साल में बहुत सारी चेंजेज़ आपके एनवायरनमेंट में आ चुकी होती हैं। तो जो बंदा आपका इस एज पे रहा होगा, वो अब इस वाले स्टेज पे आकर के सर्वाइव करना उसके लिए क्या होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो है, वो आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप इस बात को समझ पाएँ कि वेरिएशंस कैसे हो रहा है और आप मेज़रमेंट कर पाएँ किसी भी पॉपुलेशंस में या किसी भी इंडिविजुअल्स में कि क्या उसमें इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो कितनी फ्रीक्वेंसी से हो रहा है। इस चीज़ को बताने के लिए आपको जेनेटिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इसी जेनेटिक इक्विलिब्रियम को लेकर के हार्डी और वेनबर्ग, ये 2 साइंटिस्ट थे, दोनों ने अपना अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किया और दोनों लोगों को मिला कर के एक कंबाइंड हाइपोथेसिस दी जाती है, जिसको आप हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। और उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी कि किसी भी पॉपुलेशंस में अगर इवोल्यूशन हो रहा है, तो उस चीज़ को आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये वाली जो पॉपुलेशंस है, नेक्स्ट जनरेशंस में इसका इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब हार्डी वेनबर्ग ग्रुप के इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल के बेसिस पे आप ये बता पाएँगे कि कोई भी पॉपुलेशंस आपकी नॉन इवॉल्विंग है या इवॉल्विंग है। मतलब उसमें इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आप बता पाएँगे। साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया था कि कौन-कौन से वो फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया, क्राइटेरिया दिया गया कि ये मस्ट बी फॉलोड बाय एनी पॉपुलेशंस टू मेंटेन देयर जेनेटिक इक्विलिब्रियम। आइडियली इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है। सारे स्पीशीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स में म्यूटेशन का होना पॉसिबल है। साइज़ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का होना पॉसिबल है। साइज़ हमेशा बड़ी ही कैसे हो सकती है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो क्राइटेरियाज़ दिए गए हैं, इनका मेंटेन होना बहुत ही रेयर हो जाता है। ये कुछ आपके माइक्रोब्स जो होते हैं, उन माइक्रोब्स के द्वारा क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, जो कि आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जनरेशंस में चेंजेस देखने को मिलेगा। सो हार्डी वेरबर्ग ने क्या किया, यही बताने की कोशिश की कि किसी भी पॉपुलेशंस में जो एवोल्यूशन हो रहा है, वो एवोल्यूशंस को अगर आपको जानना है तो आप आसानी से जान सकते हैं, देख सकते हैं, एज वेल एज
आप ये भी सब पता कर सकते हैं कि वो कौन-कौन से फिनोमिना हैं या वो कौन-कौन से प्रोसेस हैं जिनके थ्रू किसी भी पॉपुलेशंस का जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। तो अब हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं हार्डी-वेनबर का प्रिंसिपल या उनके इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। ये 2 अलग-अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों ने इंडिविजुअली अपना रिसर्च किया, दोनों ने इंडिविजुअली अपनी फाइंडिंग्स लाई, लेकिन उन दोनों को कंबाइन किया गया सेम वैसे ही जैसे कि आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए क्या पढ़ा है, लैम्बर्ट एंड बियर लॉ। वहाँ पे भी वो दोनों अलग-अलग साइंटिस्ट थे, लेकिन उन दोनों लोगों को मिला करके एक लॉ को पढ़ा जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको हार्डी और विनबर्ग ये 2 अलग-अलग साइंटिस्ट हैं और इन दोनों लोगों ने इंडिपेंडेंटली क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया और अपने-अपने थ्योरम दिए और उन थ्योरम के को कंबाइन करके एक नया थ्योरम दिया गया जिसको कि आप हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। कभी-कभी आपको शॉर्ट फॉर्म भी दे देता है, HWE के नाम से भी जाना जाता है। HWE अगर आए तो आप घबराइए नहीं, ये इसी की बात कर रहा है और इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम उसको समझते हैं। इसमें थियरी कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ आपका समझने वाला चीज़ है, तो ध्यान से समझिएगा और पेन कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आपको लगने के लिए आता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है कि द एरेलिक फ्रीक्वेंसीज इन अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस आर स्टेबल एंड रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन्होंने बताया कि जो भी नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस होगा, मतलब जिनमें इवोल्यूशंस नहीं हो रहे हैं, उन पॉपुलेशंस में जो एरेलिक फ्रीक्वेंसीज होती है उनमें कोई चेंजेस नहीं आता है, वो कांस्टेंट रहते हैं और स्टेबल रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। राइट। सो सिंपल भाषा में अगर समझे हम लोग तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि अगर किसी भी पॉपुलेशंस में उनके जीन की फ्रीक्वेंसी में कोई अल्टरेशन नहीं आ रहा है तो आप बड़े कॉन्फिडेंसली इस बात को बोल सकते हैं कि उस पॉपुलेशंस में कोई भी एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी में मतलब जीन की फ्रीक्वेंसी में अर्ली फ्रीक्वेंसीज में कोई अल्टरेशन आ रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है, तो आप उसके बेसिस पे बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे आपका एवोल्यूशन हो रहा है। और ऐसे पॉपुलेशंस या ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें ये वेरिएशंस देखने को मिलेगा उसे आप इवॉल्विंग पॉपुलेशंस बोलेंगे, जिनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा उसे आप नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशंस के नाम से जानते हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इस फार्मूले को लेकर के, बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे कोई 2 एलिल्स हैं। एलिल्स क्या है, दैट इज आपके पी और क्यू है। राइट। ये पी क्या है आपका, डोमिनेंट है, और ये क्या है आपका, रिसेसिव है। इन्होंने यही बताया कि अगर कोई आपके 2 एलिल्स हैं, मतलब या किसी एक जीन के कोई 2 एलिल्स हैं, अगर इन दोनों का समेशन किया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 100% होगी या तो 1 होगी। तो उसको उन्होंने इक्वेशंस के फॉर्म में दे दिया था कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू या तो क्या होगा, ये 100% होगा या फिर क्या होगा, एक आपका 1 होगा। और उन्हीं एलिल्स के स्क्वायर की वैल्यू को निकाल करके हमने मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, दैट इज p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। जैसे आप ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं वैसे यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दैट इज द पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, जहाँ पे p क्या है आपका, दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। जबकि p इज इक्वल टू क्यू क्या है आपका, या क्यू स्क्वायर क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव। देखो ही नहीं अच्छा, होमोजाइगस रिसेसिव। और p एंड q क्या है, हेटेरोजाइगस राइट। तो इस तरीके से हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स इसको आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बताने की इस कोशिश की कि अगर कोई भी 2 एलिल्स हैं किसी के जीन के, तो उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 100% होगा या तो फिर क्या होगा, 1 होगा।
उसको उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन या 100%, या पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इक्वल टू वन। ये फार्मूला उन्होंने दिया था। तो कई बारी तो आपसे डायरेक्टली हार्डी वनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम का फार्मूला है वही पूछ दिया जाता है, और उनमें वो क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है ये भी पूछ दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि पी और क्यू क्या है, एक ही जीन के दो एलिल्स हैं, जहाँ पे पी क्या है डोमिनेंट है, क्यू क्या है रिसेसिव है। पी स्क्वायर बराबर हो जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाता है होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर, और पी क्यू क्या हो जाता है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। इनके सारी वैल्यू को सम कर देंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, वन आ जाती है। कैसे किसी भी पॉपुलेशंस की फ्रीक्वेंसी को देख करके आप बताएंगे कि हाँ इनकी इनमें कौन कौन से इंडिविजुअल्स का कितना कितना परसेंटेज है। आपसे पूछा क्या जाता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट के इंडिविजुअल्स कितने होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे, और हेटेरोजाइगस का कितना होगा, ऐसे आपको पूछा जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हार्डी वेनबर्ग का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके दिमाग में कुछ समझ में आया है, या अभी इसको और भी सिंपल फॉर्म में समझाने की ज़रूरत है? अच्छा, पहले इसको फिनिश कर लो। जीन फ्रीक्वेंसी तो बहुत अच्छे से समझा दिया, सबको समझ में नहीं आया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, तो उसको डिस्कस कर लेंगे अभी बाद में, थोड़ी देर पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको मान लीजिए एक प्रॉब्लम दिया गया है, और उस प्रॉब्लम में आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि सपोज अ रिसेसिव ट्रेट इज प्रेजेंट इन 16% ऑफ द सैंपल पॉपुलेशन। क्या दे रखा है? रिसेसिव ट्रेट is present in 16% in a population। किसी भी पॉपुलेशन में रिसेसिव ट्रेड का जो परसेंटेज है वो कितना है, 16% है। तो आपको बताना क्या है, इसमें फाइंड करना है डोमिनेंट जो करेक्टर होगा वो कितना होगा, हेट्रोजाइगस जो होंगे वो कितना होगा। इस तरीके के आपके सवाल आपसे यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये P प्लस क्यू बराबर जो दे रखा है, रिसेसिव ट्रेड की बात कर रहा है, इसका मतलब वैल्यू किसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है। तो मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। कितना दे रखा है, 16। अगर आप इसको 100 लेकर के चलेंगे तो आप 16 लिखेंगे, लेकिन अगर आप इसको 1 लेके चलेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.16 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अजी, वेरी गुड। तो अगर ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू अगर ये 0.16 है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेरी गुड, 0.4। आपके पास इक्वेशन है P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन। आपके पास यहाँ पे Q की वैल्यू आ गई है, तो क्या आप P की वैल्यू आप निकाल पाओगे? तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - Q। तो 1 - Q कितना है, Q की वैल्यू कितनी आई है, 0.4। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि P की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0.6 आ गई है। अब आपसे पूछा गया था होमोजाइगस डोमिनेंट का, होमोजाइगस रिसेसिव का आपको दे रखा है यहाँ पे, दैट इज द 16, 0.16, राइट। दे रखा है यहाँ पे। आपसे पूछा गया था होमोजाइगस डोमिनेंट का और हेट्रोजाइगस का। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, दैट इज द पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पी की वैल्यू का 2 टाइम्स, मतलब कि दो, मतलब उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपके पास पी की वैल्यू कितनी है, 0.6। तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, 0.6 इंटू 0.6 बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, वेरी गुड, 0.36। और अगर आपको टू पी क्यू का निकालना हो, मतलब कि हेट्रोजाइगस का निकालना हो, तो क्या करेंगे, टू इंटू पी। पी की वैल्यू कितनी है, 0.6 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 0.4। तो कितना आ जाएगा ये, 0.48। सो यहाँ पे आपका 0.48, इसको आप टोटल सम करिए, देखिए इतना आ रहा है, 0.36 हो गया आपका ये,
0.48 हो गया आपका ये, और क्या दे रखा था? 0.16। 6 6 12 8 20, 3 3 4 7 7 8 2 20। ठीक। सो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपको इस तरीके के जब प्रॉब्लम दिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे डिमांड की क्या क्या की जाता है? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स। इन तीनों में से कोई एक दिया रहेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये आपके पास होमोजाइगस का दे रखा है रिसेसिव वाले का। हो सकता है कि आपके एग्जाम में सवाल जो दे वहाँ पर आपको डोमिनेंट ट्रेट दे दे, या आपको दे दे बेसिकली क्या, दैट इज द हेटेरोजाइगस का। तीनों में से कोई एक आपको देगा और आपको बाकी रिमेनिंग दो को निकाल करके बताना रहेगा। अभी तो सपोज जैसे यहाँ परसेंटेज भी दे रखा था तो मैंने आपको ये नंबर दे दिया। हो सकता है ये नंबर भी आपको दे देगा, नंबर दे करके भी आपसे पूछ सकता है। तो नंबर दे चाहे परसेंटेज दे, आप अपने हिसाब से इस कैलकुलेशंस को कर लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिए। एक एग्जांपल आप लोग इस पे और कर लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी हम लोगों ने होमोजाइगस रिसेसिव को देखा था, अब हम लोग क्या करेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट को करके देखते हैं। अगर डोमिनेंट का करेंगे तो शायद आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आया सब लोगों को? देखिए, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, राइट। ये आपका क्या है? डोमिनेंट है। ये आपका क्या है? रिसेसिव है। इसको आप लिख सकते हैं रिसेसिव, इसको आप सकते हैं डोमिनेंट। ये अगर अकेला है तो ये क्या है आपका? होमोजाइगस है। ये भी अगर आपका अकेला है तो क्या है? होमोजाइगस है। लेकिन जब पी और क्यू दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? हेटेरोजाइगस बन जाएगा। तो आपने जो फार्मूला यूज किया है, इस फार्मूला आप देखिए, ये आपका क्या है? होमोजाइगस है। ये भी आपका क्या है? होमोजाइगस है। और ये क्या है आपका? हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस का जब भी नंबर आपसे पूछेगा तो इन इन दोनों की इंडिविजुअल जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। होमोजाइगस का पूछेगा तो इसका स्क्वायर ये कर देंगे। तो पी और क्यू अलग अलग आपस में क्या है? होमोजाइगस है। जहाँ पे पी आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, क्यू आपका होमोजाइगस रिसेसिव है, जबकि टू पी क्यू क्या है आपके? हेटेरोजाइगस है। क्या कर दे? पी क्या? सुन नहीं पाया मैं। तो बात तो वही हो जाएगी ना। हाँ, देखिए, अरे भाई, चाहे आप इसको स्क्वायर कीजिए और चाहे आप इसको ये करिए, बात तो बराबर है। लेकिन आप इस वाले स्क्वायर का, हाँ, हम बात समझ गए। आप ऐसा नंबर तो निकाल पाएंगे, वन तो आ जाएगा, लेकिन आप इसमें ये नहीं बता पाएंगे कि ये इस वाले के डायरेक्टली करने पर आप ये नहीं बता पाएंगे कि उसमें ये कितना आया पी और क्यू का, जिसको आप हेटेरोजाइगस बोलते हैं। जबकि ऐसे लगाएंगे तो आप तीनों का इंडिविजुअली आराम से बता पाएंगे। चलिए, एक सवाल मेरा आप लोगों से है और इसको जरा आप लोग करके थोड़ा जल्दी करके बताइएगा मुझे। मान लीजिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास और यहाँ पे आपको दे रखा है डोमिनेंट कैरेक्टर का, राइट, और इसका परसेंटेज आपको दे रखा है कितना? 64%। आपको बताना है रिसेसिव और हेटेरोजाइगस। समझ आया? Suppose a dominant trait is present in 64% of the sample solution, then find the number of recessive, homozygous recessive individuals and heterozygous individuals in that population.
सवाल सबको समझ में आया है? तो लगाइए फिर। 1 मिनट। रिसेसिव मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कितना आ रहा है? 0 पॉइंट। ओके। और पी क्यू आर कितना आ रहा है? यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, क्यू स्क्वायर। और ये पी क्यू कितना आ रहा है? हाँ हाँ, 0 पॉइंट। ओके। तो मतलब कि यहाँ पे 0.64 हो गया, 0.32 हो गया, और 0.2 हो गया सिर्फ। कितना माना? 0.8। 84। वेरी गुड। 0.8 मतलब कि 80। और किसको? ये नीचे वाले को? ये? हम्म। तो भैया मेरे पी क्यू की वैल्यू कितनी आई? तो 100 तो ऐसे ही हो गया ना ये। 80 और ये 20। कहाँ कहाँ 100 से कर रहे हैं? हम भी तो एक ही से कर रहे हैं। आप ही लोग जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं किया अभी। हमने सिर्फ सवाल दिया आपको लगाने के लिए। हमने कुछ नहीं किया। हाँ, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, पी स्क्वायर। बताइए भाई, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अरे, कहाँ हैं सब लोग? Suppose a dominant trait is present in 64% in a sample solution. Then find the number of homozygous recessive and heterozygous individuals. यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर का पी स्क्वायर की वैल्यू 64% दे रखा है। इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल बोलिए, बोलने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कब से। पी स्क्वायर या पी स्क्वायर? हम्म।
0.36। 0.996 भैया, ये तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। टोटल करने पर एक आना चाहिए ना भैया, इसकी वैल्यू, ये इक्वेशन क्या बताता है? अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू एक आनी चाहिए ना। और आपने जो डेटा दिया है उससे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लगभग 1.96 आ जाएगा ये तो। सर ये देखिए, यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखा था 64%, या आप इसको लिख सकते हैं 0.64 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप इसमें से पी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 हो गया। तो अब आपको यहाँ पे P प्लस क्यू इज इक्वल टू वन के फॉर्मूले से क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1 - पी, या 1 - 0.8 निकाल सकते हैं। अरे भाई रुकिए तो सही। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 0.2 आ जाएगा। ठीक है। तो की पी स्क्वायर मतलब पी की वैल्यू आपके पास आ गई क्या? 0.64, सॉरी 0.8। और क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 0.2। अब आप फॉर्मूले में रख लीजिए, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.8 इंटू 0.8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ओके। और अगर आप क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.2 एंड 0.2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.4। वेरी गुड। और इसके बाद आप निकालेंगे 2 पी क्यू। तो 2 इंटू पी मतलब 0.8 इंटू 0.2 कितना आएगा? 0.32। तो अब तो आना ही जाएगा ना, यही तो आना था। भाई अगर इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो इन सबकी वैल्यू ऐड करने के बाद एक आना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन सही है, फॉर्मूला सही है। तो होमोजाइगस हो होमोजाइगस डोमिनेंट का कितना है परसेंटेज? 0.64 या 0.64 आपका नंबर है। और होमोजाइगस रिसेसिव का कितना है? दैट इज 0.04। और हेट्रोजाइगस का कितना है? 0.32। तब जाकर के आपका ये सही आएगा। लिख लीजिए, थोड़ा नहीं पूरा लिख लीजिए। अभी मुझे आप लोग ये बताइए कि हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को लेकर के आपके मन में जो समझ बनी है वो क्या बनी? इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं पढ़ा होगा। अमित तो शायद मेरे ख्याल से दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ रहा है, क्यों अमित? हम्म। नहीं, एक बार क्या, एक बार तो सी एस अगार में पढ़ाया था, उससे पहले हमको लग रहा है के वी एस वाला जो सिलेबस चल रहा था वहाँ पे भी शायद पढ़ने के लिए था आप लोगों को सिलेबस में। हम्म। तभी याद रहेगा ना। चलिए बाकी बताइए, दृश्या, दृश्या, अनामिका, ज्योति, ये लोग जो जुड़े हैं, आप लोगों की जो समझ है अभी हार्डी वेनबर्ग को लेकर के, अभी क्या कहती है? क्लियर है?
अनामिका, इससे पहले आपने इसको पढ़ा था? तो इससे न्यूमेरिकल आप लगा पाते थे? अभी वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है या फिर अभी सॉर्ट आउट हो गई है? ओके। एक दो क्वेश्चंस आप लोग और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे ही, मतलब किसी होमोजाइगस को लेकर के, हेटेरोजाइगस को लेकर के, मतलब डोमिनेंट को लेकर के, रिसेसिव को लेकर के। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि सभी लोगों को उतना कॉन्फिडेंस आया नहीं है दो क्वेश्चंस कराने के बावजूद भी। अभी भी उनकी वैल्यूज सही से नहीं आ रही हैं, उनको रखने में दिक्कत हो रही है। वेरी गुड। बस यही हम चाह रहे थे कि कुछ मेहनत आप खुद भी कीजिए, और आप खुद करेंगे तो आप ज़्यादा बेटर सीखेंगे। ओके। सो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसे कौन कौन से वो प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस के होने की वजह से जेनेटिक लेवल पे वेरिएशंस आ सकता है, और उस कंडीशंस में आपका ये हार्डी वेलबर का इक्विलिब्रियम काम नहीं करेगा, और उसको देख करके आप ये बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे वेरिएशंस हो रखे हैं। ये जो प्रोसेस मैं आपको अब आगे मेंशन करने वाला हूँ, ये प्रोसेस आपके एग्जाम में ऑप्शंस बन करके आते हैं। 2021 में यूपीएचईएसई, ये उत्तर प्रदेश का हायर एजुकेशन का सिलेक्शन कमीशन है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराता है। अभी आप अमित तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ का और देने जाने जाने वाले हैं। इस प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम में इस 5 प्रोसेस से सवाल पूछा गया था। ऑप्शंस दिया गया था कि इनमें से कौन सा वो प्रोसेस है जो हार्डी वेरबर्ग के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो आप अब उन पाँचों प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझिए और उनको ध्यान से नोट करिए, और जानिए कि कैसे काम कर रहे हैं। नंबर पहला है म्यूटेशन। म्यूटेशंस अगर होगी तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी, और उस कंडीशंस में एवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा है रिकॉम्बिनेशन। इसके बारे में बहुत पहले, मतलब थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया गया था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर को लेकर के, और आपने जाना था कि हाँ होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में सर्टेन सेगमेंट या सर्टेन सेगमेंट पार्ट ऑफ डीएनए एक्सचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नए सीक्वेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, नए आपके वेरिएशन दिखाई देते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, म्यूटेशंस हो गया। इसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये एक टर्म है आपके पास, आप में से कोई डिफाइन कर पाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट को? कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है ये, खास करके जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाते हैं उनसे भी, उनसे सवाल ये पूछा जाता है इवोल्यूशन वाले टॉपिक्स में। हाँ बताइए। नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट का लिटरली मीन क्या है, ये इससे आप क्या समझते हो? सपोज अगर आपको यही बताने के लिए आ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट, कैसे बताओगे आप? बताइए। आप मतलब समझाइए, मतलब समझ लेंगे। हम्म। ओके। ठीक है अमित, आपकी जो समझ है, आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन शायद हम आपकी बातों से बहुत अच्छे से कन्विंस नहीं हो पाए, मतलब हमें उतनी से समझ नहीं आई। बट आपको समझ है उस चीज़ का, हमें समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या किसी और को समझ में आया ये अभी जो बोल रहे थे?
हम्म। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, किसी भी पॉपुलेशन में, मान लीजिए ये पूरा जियोग्राफिकल एरिया है और यहाँ पे ये सब क्या है आपके पॉपुलेशंस है, इंडिविजुअल्स हैं, किसी भी कारण से रैंडमली उनके जीन की फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए। जैसे कोई ऐसा मतलब नेचुरल डिजास्टर्स हो जाए जिससे कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हो जाए, मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे मर जाए या यहाँ से माइग्रेट कर जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे सर्वाइव करने में दिक्कत होने लगे, तो किसी भी पॉपुलेशंस के एरेलिक फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडमली बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, चेंजेस अगर आ जाए, उसकी साइज जो है वो क्या हो जाए, बहुत ही छोटी हो जाए या बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, ऐसे जेनेटिक चेंजेस को बेसिकली आप जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली क्या है, एक रैंडम चेंज है किसी भी एलिल्स का या किसी भी जीन्स का, किसी भी पॉपुलेशंस में या पॉपुलेशंस के जीन पूल में, किसी भी पॉपुलेशंस के जीन पूल में जो जीन की फ्रीक्वेंसी है उसमें रैंडमली चेंजेस हो जाना ड्यू टू द सर्टेन डिजास्टर्स, लाइक एज कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैक्सिमम पॉपुलेशन उनका मर जाए या माइग्रेट यहाँ से कर जाए या फिर बहुत ज़्यादा कहीं से और आ जाए, तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो आपका, एकदम इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, मोस्ट ऑफ टाइम पे डिक्रीज कर जाना, तो उसकी वजह से उनके एल की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है और वही एलेलिक फ्रीक्वेंसी में चेंजेस जो आता है उसको आप जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली आपके एलेलिक फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर रहा है, और एलेलिक फ्रीक्वेंसी में तो जीन फ्रीक्वेंसी अगर आपकी डिस्टर्ब होगी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन आपका नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई ये भी प्रोसेस आपका कंसिडरेबल है, कंसिडर किया जाता है कि इनके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए। तो म्यूटेशंस हो गया, रिकॉम्बिनेशंस हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, नेक्स्ट है आपका दैट इज द जीन फ्लो। अब जीन फ्लो का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ जी, बताइए। अच्छा, ओके। और अच्छा, जीन फ्लो को ना एक और भी नाम देते हैं, जीन माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? जीन माइग्रेशन। हाँ बताइए अमित, आप क्या बोल रहे थे? हम्म। हम्म। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है जीन माइग्रेशन का कि किसी भी पॉपुलेशंस में जो भी इंडिविजुअल्स हैं उन इंडिविजुअल्स के एरियाज में कुछ या तो क्या हो, एडिशन हो जाए या तो कुछ क्या हो, डिलीशन हो जाए, राइट। और वही आपका जो जीन जीन है या फिर जो उनकी जो एलिल्स है उसका उसकी ही पॉपुलेशंस में क्या हो, स्प्रेडिंग हो जाए या दूसरे किसी पॉपुलेशन से स्प्रेडिंग हो जाए, तो उसको आप बेसिकली क्या बोलते हैं, जीन फ्लो बोलते हैं। तो जीन फ्लो को सिंपली आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जीन का या एलिल्स का स्प्रेडिंग होना किसी एक पर्टिकुलर एलिल्स का विद इन पॉपुलेशन एंड बिटवीन द पॉपुलेशन, राइट। किसी मान लीजिए ये पॉपुलेशन है और यहाँ पे पॉपुलेशन आपका दो ये है, तो मान लीजिए कोई एक जीन है, इस जीन का पूरे इस पॉपुलेशन और ये जीन जो जीन है इसी पॉपुलेशन का ही है, इस जीन इसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स का जीन पूरे इस पॉपुलेशन के में क्या हो जाए, आपका स्प्रेड हो जाए या यहाँ पे भी स्प्रेड हो जाए, ऐसे स्प्रेडिंग ऑफ जीन और स्प्रेडिंग ऑफ एलिल्स इन बिटवीन द populations or within the populations is known as a gene flow या जीन माइग्रेशन। तो जीन माइग्रेशन की वजह से भी इक्विलिब्रियम क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। लास्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन, जिसको कि डिफाइन कर सकते हैं आप कि आपके इस नेचर में जो भी चेंजेस आ रहा होता है उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए या उस चेंजेस में अपने आप को इंडिविजुअल सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर में कुछ नए नए कैरेक्टर क्या करता है, डेवलप करता है।
जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरिएबल होती है, मतलब चेंज होती है। दैट इज़ वाई नेचुरल सिलेक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर टू चेंज द जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं और इन पाँचों पॉइंट का आपको ऑप्शंस में दिया जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। इन पाँचों की ही वजह से रिजल्टेंट क्या होगा आपका, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। और अगर ऐसा होता है तो बेसिकली आपका ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो ये पांचों ही ऐसे फैक्टर हैं जो कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। सिंपल सी ही बात थी जो कि आपने आपको हार्डी बर्बर साहब बता करके चले गए हैं। तो होपफुली कि अभी आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा, दैट इज़ द जीन इंटरेक्शंस का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि जीन इंटरेक्शंस आप लोग पहले भी पढ़ करके आए हैं। और अगर इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका होता है एरोलिक इंटरेक्शंस, और एक आपका होता है जीन इंटरेक्शंस। यहाँ पर आप लोग पढ़ कर के आए हैं क्या, डोमिनेंस या डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट या को डोमिनेंट। जीन इंटरेक्शन से आप लोग पढ़ेंगे जिसमें कि आपको पढ़ना दैट इज एपिस्टैटिस। और ये जीन इंटरेक्शंस आपका कैसा है, टू जीन का इंटरेक्शंस। जीन इंटरेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि मान लीजिए किसी क्रोमोसोम पे या किसी दो क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले दो जो जीन है, मान लीजिए आपका ये पूरा कोई एक क्रोमोसोम है और इस पे ये कोई एक जीन पाया जा रहा है, और दूसरा कोई क्रोमोसोम आपका मान लीजिए ये है। ये वाला जो जीन है, इस वाले जीन के एक्सप्रेशंस को क्या करे, रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, या इसकी वजह से इसका एक्सप्रेशंस क्या हो आपका, या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज हो जाए। ऐसे टाइप के इंटरेक्शंस को आप जीन इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। मीन्स जब कभी भी किसी भी जीन के एक्सप्रेशंस में दो जीन का ऐसा रिलेशन हो, ऐसा संबंध हो, ऐसा इंटरेक्शंस हो जहाँ पे उसकी प्रेजेंस से हो सकता है कि अगली वाले जीन क्या हो जाए, मास्क हो जाए, या हो सकता है उसके वाले प्रेजेंस से वो जीन और क्या हो, एक्सप्रेस आउट हो जाए। तो ऐसे फिनोमेना को आप जीन इंटरेक्शंस के नाम से जानते हैं। इसमें आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में वो है एपिस्टैटिस, और ये एक दो जीन के इंटरेक्शन का क्या है, कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझिएगा, आपसे सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे एपिस्टैटिस को लेकर के। एपिस्टैटिस एक क्या है, इंटरेक्शन है बिटवीन द टू और मोर जीन्स टू कंट्रोल अ सिंगल फिनोटाइप। यही लाइन दिया जाता है और आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसको लेकर के क्या है। एक आता है प्लियोट्रॉपी इफेक्ट और एक आता है एपिस्टैटिस इफेक्ट, राइट। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कि एक ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जीन इंटरेक्ट हो रहे हैं और वो इंटरेक्ट होकर के कंट्रोल क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल एक फैक्टर, कोई एक फिनोटाइप को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज मान लीजिए जैसे ये ए और बी, ये दो आपके क्या हैं, जीन हैं, और ये दोनों मिलकर के मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ कोई एक फैक्टर है, जैसे लाइक मान लीजिए कलर, कलर ऑफ अ पॉट मान लीजिए, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, एपिस्टैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिस्टैटिस बोलते हैं। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ कि एक ही जीन अगर आपका मल्टीपल कैरेक्टर को क्या करे, कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, कलर है, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है, हाइट है, और यहाँ पे मान लीजिए शेप है, कुछ भी है। तो जब एक कोई जीन मल्टीपल ट्रेट्स को, मल्टीपल कैरेक्टर को क्या करे, रेगुलेट करे, दैट इज नोन एज द प्लियोट्रॉपी। और जब एक या दो से अधिक जीन मिलकर कोई एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे उसे बोलते हैं एपिस्टैटिस। यही लाइन आप याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल इन्हीं से पूछे जाते हैं। प्लियोट्रॉपी से मीन क्या है या एपिस्टैटिस से मीन क्या है। ऐसे मीन नहीं पूछेगा, ये वाला टर्म देगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला यहाँ पे,
कि ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पे कोई 2 या 2 से अधिक जीन मिलकर के एक जीन को कंट्रोल कर रहा हो, एक फेनोटाइप को कंट्रोल कर रहा हो, उसको आप क्या बोलोगे? एपिस्टेटिस बोलोगे, प्लियोट्रॉपी बोलोगे, डोमिनेंसी बोलोगे, क्या बोलोगे? तो इस तरीके के सवाल आपसे यहाँ पे बनते हैं। तो एपिस्टैटिस बेसिकली जेनेटिक्स में होने वाला एक ऐसा फिनोमेना है जो कि जीन इंटरेक्शंस का क्या है एग्जाम्पल है। कैसा? जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा जीन मिल करके एक किसी सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इंटरेक्शंस इन्वॉल्व वन जीन मास्किंग और मॉडिफाई द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस ऑफ अनदर जीन। मतलब यहाँ पे दिया गया कि मान लीजिए आपका कोई जीन ए है, दूसरा कोई जीन आपका क्या है बी है। ये ए जीन हो सकता है कि इस वाले जीन को क्या करेगा, पूरी तरीके से मास्क कर देगा। क्या कर देगा? मास्क कर देगा, मतलब हाइड करेगा, छिपा देगा, या उसके एक्सप्रेशंस को पूरी तरीके से चेंज कर देगा। मतलब इसके प्रेजेंस में ये अपना इफेक्ट जो है दिखा नहीं पाएगा। ऐसे टाइप के इंटरेक्शंस को आप एपिस्टैटिस बोलते हैं। तो बेसिकली एपिस्टैटिस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे ये वाला वर्ड भी आता है, मास्किंग ऑफ वन जीन बाय अनदर। ये वाला वर्ड देख करके ये पूछता है। तो एपिस्टैटिस एक ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे एक जो जीन होगी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा? सप्रेस कर देगा, मास्क कर देगा, हाइड कर देगा। ऐसे टाइप के इंटरेक्शंस को आप बेसिकली एपिस्टैटिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो मेरा सवाल यहाँ पर आप लोगों से ये है कि डोमिनेंट एंड एपिस्टैटिस में क्या डिफरेंस है? ओके, और कोई? यहाँ भी तो यही चीज़ हो रहा है कि ये वाला जो जीन है इसको क्या कर रहा है? हाइड कर दे रहा है, मतलब एक सप्रेस कर दे रहा है, और खुद को क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा था कैपिटल टी और स्मॉल टी था, तो ये इसको क्या कर रहा था? सप्रेस कर रहा था, खुद को एक्सप्रेस करा रहा था। मतलब इसका ही कैरेक्टर सिर्फ दिखाई दे रहा था, इसका दिखाई नहीं दे रहा था। ये दिखाई तब देगा जब ये आपका ये नहीं रहेगा, तो बी तब दिखा पाएगा जब आपका ए नहीं रहेगा। तो सवाल मेरा यही है कि दोनों में क्या डिफरेंस है? हम्म, हम्म, हम्म। चलिए, वो तो अच्छी बात है, आपने आगे का बता दिया, आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या निकल कर के आया अगर आपसे डोमिनेंट और एपिस्टैटिक में पूछे? और कोई बताना चाह रहा है, या फिर मोबाइल में सर्च कर रहे हैं आप लोग? बताया आपने, क्या बताया? अच्छा। हम्म। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई भी शो करेगा। जो जीन मास्क करेगा सिर्फ। हमने जो बताया और आपने जो समझा, उन दोनों में डिफरेंस है। हमने आपको हमने आपको ये नहीं बताया जो आप समझ रही हो। हमने आपको ये बताया
एपिस्टाटिस एक ऐसा इंटरेक्शंस है जहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है। जब इसके कैरेक्टर को मास्क कर देगा तो इसका जो भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर होगा वो खत्म हो जाएगा। सिर्फ दिखाई किसका देगा, इसका दिखाई देगा, इसका दिखाई ही नहीं देगा। दैट इज़ वाई अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट तो दो का हो गया, लेकिन कैरेक्टर सिर्फ कोई सिंगल कंट्रोल किया जा रहा है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि यहाँ पे दो जीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, या ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे दो जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये बी वाला भी यही कैरेक्टर दिखा रहा था। बी वाले का कैरेक्टर कुछ अलग है, लेकिन इसके प्रेजेंस में ये दिखा नहीं पा रहा है। दैट इज़ वाई दिख किसका रहा है, सिर्फ ए का दिख रहा है। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों क्यों नहीं लिख सकते हैं? जब आप इसको एपिस्टैटिस, तो वही तो हुआ इंटरेक्शन ना। ये इंटरेक्शन ही तो आप पढ़ रहे हो कि ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पे दो जीन मिल करके कोई एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। ये भी जीन इन्वॉल्व इन्वॉल्व है यहाँ पे भी ट्रेट अलग है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर ये ए नहीं रहेगा तो ये बी दूसरा दूसरा कैरेक्टर शो करेगा। अगर ये, तो ये भी अब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आप समझ गलत पा रही हैं ना मेरा सवाल, थोड़ा ध्यान से समझिए, इतना हल्के में मत लीजिए उसको। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ए और बी दो आपके अलग अलग जीन हैं, और इन दोनों को मिला करके ये दोनों मिल करके किसी एक कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसको समझिए। ए जो है वो मास्क कर रहा है किसके, बी वाले जीन के कैरेक्टर को। बी का इसका मतलब ये नहीं कि यही कर रहा है, ये बी अलग कर रहा था, लेकिन ए की प्रेजेंस से अपना इसने इफेक्ट दिखाना बंद कर दिया। दैट इज वाई सिर्फ यहाँ पे ये दिखेगा, लेकिन अब इसके एक्सप्रेशन में दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अगर ये हट जाएगा ना तो फिर ये एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देगा। दैट इज वाई वहां पे लिखा गया कि टू और मोर जीन्स रेगुलेटिंग वन कैरेक्टर। अगर ये सिर्फ इंडिविजुअल यहाँ पे रहेगा तो ये इसका भी इफेक्ट दिखाई देगा, ये नहीं आएगा तब यहाँ पे। हाइड यहाँ पे भी कर रहा है, हाइड वहाँ पे भी होता है। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे उतना है जो कि दृश्या ने बताया। दृश्या का आंसर बहुत सही था। जो डोमिनेंसी वाली चीज़ होती है वो एक ही जीन के एलील्स के बीच में होती है। उसको आप बोलते हैं इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शंस, और ये है आपका इंटर एलिलिक या इंटरजेनिक इंटरेक्शन। डोमिनेंट वाले में आपने पढ़ा था कि कोई एक आपका जीन है जिसके दो एलील्स हैं, है ना? ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों ही आपके कोई एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए होने वाले दो अलग अलग आपके क्या हैं, एलिल्स हैं, और इनमें आपका इंटरेक्शंस हो रहा था। जबकि यहाँ पे दो जीन के बीच में इंटरेक्शंस हो रहा है। सिर्फ बस इतना ही डिफरेंस है कि डोमिनेंस में एलिल्स का इंटरेक्शंस होता है, जबकि एपिस्टैटिस में जीन का इंटरेक्शंस होता है। वहाँ पे कोई एक एलिस किसी दूसरे एलिस के कैरेक्टर को हाइड कर रहा होता है, जबकि यहाँ पे कोई एक जीन या एक से ज़्यादा जीन किसी दूसरे जीन के कैरेक्टर को क्या कर रही होती है, हाइड कर रही होती है। तो टेक्निकली आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं, डोमिनेंस कैरेक्टर जो है, या डोमिनेंसी जो फिनोमेना है वो एक आपका इंट्रा एलिलिक इंटरेक्शंस है, जबकि एपिस्टैटिस आपका क्या है, दैट इज अ इंटरजेनिक है या इंटर एलिलिक है। ठीक है, दोनों में ही आपको दिखेगा वैसा ही, लेकिन चीज़ें थोड़ी अलग हैं, और उसको यही डिफरेंसेस है कि यहाँ पे जीन का इंटरेक्शंस है, वहाँ पे एलिस का इंटरेक्शंस है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ये स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं, ये ऐसे आप इतना बड़ा वर्ड बोल देंगे कि सर ये तो गलत है, ये गलत नहीं है। ये जो लिखा गया है उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है, तब जाकर के स्टेटमेंट ये दिए जाते हैं। ऐसे आप किसी को बोल देंगे कि हाँ ये गलत लिखा है तो सही चीज़ नहीं है ये। यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट जो लिखा गया कि दो या दो से अधिक जीन मिलकर कोई एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, तब आप उसको एपिस्टेटिस बोलेंगे। अगर वो अलग अलग रहेगा फिर तो अलग अलग कैरेक्टर ही शो करना शुरू करेगा। वो ऐसा इंटरेक्शन ही है जहाँ पे इंटरेक्ट हो करके
उसमें एक कोई जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को मास्क करेगा, तब जाकर के वो एक्सप्रेशन दिखना शुरू हो जाएगा सिंगल कैरेक्टर का। दैट इज वाई ये वर्ड लिखा गया। ओके, यहाँ पे लिया हुआ है, नो न्यू टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंटरेक्शंस। इस टाइप के इंटरेक्शन से कोई नया टाइप का फिनोटाइपिक कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा इस टाइप के इंटरेक्शंस में, मतलब कि इपिस्टैटिस में। इपिस्टैटिक एंड हाइपोस्टैटिक दो यहाँ पे टर्म है, जिसको कि आप इसको समझ लीजिए। ए और बी, मान लीजिए यहाँ पे दो जीन है। अगर ये ए वाले जीन बी वाले जीन के कैरेक्टर को क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज एपिस्टैटिक। और इसको आप क्या बोलेंगे, हाइपोस्टैटिक। मीन्स जिस किसी भी जीन का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, उसको आप बोलते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। जिस किसी भी जीन का एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, सप्रेस हो रहा है, उसको आप बोलते हैं दैट इज द एपिस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक, जिसका एक्सप्रेस होगा उसे एपिस्टैटिक। ठीक है, चलिए अब फटाफट इसका रेशियो देख लीजिए। ये रेशियो ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और इनके बारे में आपको दिया जाता है कि हाँ कब कहाँ पे क्या क्या रेशियो रहेगा। कॉजेस पूछा गया है कि क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं एपिस्टैटिस होने के लिए, तो बाई प्रेजेंस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ वन पेयर ऑफ जीन। अगर किसी भी माइक ऑफ हो गया है, कैसे भी है, ऐसे कैसे, अभी ठीक है। एपिस्टैटिक जो होगा जो कि मास्क करेगा, और हाइपोस्टैटिक होगा जो कि मास्क होगा। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे ए और बी जीन है, राइट, और ये ए जीन मान लीजिए बी वाले को क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, मास्क कर रहा है। तो इस केस में ए क्या होगा, आपका एपिस्टैटिक होगा, और बी क्या होगा, आपका हाइपोस्टैटिक होगा। ठीक है, ओके। क्या क्या पॉसिबल कारण है उसको देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि प्रेजेंस ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑफ वन जीन पेयर, किसी एक जीन पेयर का होमोजाइगस कंडीशंस में अगर आपका रिसेसिव है, अगर प्रेजेंस होता है, ऐसे कंडीशंस में आपका एपिस्टैटिस हो पाती है। दूसरा दे रखा है प्रेजेंस ऑफ वन डोमिनेंट एलील इन अ जीन पेयर। अगर कोई मान लीजिए यहाँ पे आपका ये ए जीन था और आपका ये बी जीन था, इसका मान लीजिए आपका क्या है, डोमिनेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है, और इसका क्या है, आपका रिसेसिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाएगा कि ये वाला मास इसको कर सकता है। तो वन जीन पेयर आपका किस में हो, होमोजाइगस रिसेसिव में। वन जीन पेयर कैसा हो, होमोजाइगस मतलब डोमिनेंट में। तो उस कंडीशंस में आपकी एपिस्टैटिस दिखाई दे सकती है। एपिस्टैटिस के कुछ टाइप्स हैं जिनको फटाफट सिर्फ आप लोग यहाँ पे रेशियो नोट कर लीजिए, रेशियो ही आपसे पूछे जाते हैं। सो डोमिनेंट एपिस्टैटिस का रेशियो जो कि आप पढ़ कर के आए हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, 9:3:3:1, मतलब यहाँ पे टोटल कितना है, 16 है। तो ये आपका मॉडिफाई हो जाता है, 12:3:1 हो जाता है, टोटल मिलाकर कितना होगा, आपका 16 हो जाएगा। तो ये रेशियो आपको पूछा जाता है, इनको आप याद रखिएगा। रिसेसिव एपिस्टैटिस या सप्लीमेंट्री, जिनका रेशियो 9:3:4 हो जाएगा। डुप्लीकेटिव रिसेसिव इंटरेक्शन, जिनका रेशियो 9:7 हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम में आपका रेशियो है। और इसके बाद है डुप्लीकेटिव डोमिनेंट इंटरेक्शन, जिनका रेशियो है आपका 15:1। तो ये चार आपके मॉडिफाइड है। ये सारे जो एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं, ये मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में जो आता है 9:3:3:1 का, इन सब से क्या है, डेविएशन देता है। डेविएशंस का मतलब उनसे अलग आएगा। टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर 16 आएंगे, लेकिन रेशियो वैसा नहीं होगा जैसा कि उन्होंने अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में रिपोर्ट किया था। तो ये रेशियो को आप याद रखिए। इन रेशियो से सवाल आपके बनते हैं, जिसपे मैंने सर्कल लगाया है 9:7 का। ये या तो आपको रेशियो दे करके इनका नाम पूछता है, या नाम दे करके इनका रेशियो पूछेगा। तो ये चारों ही है, वैसे आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है अब तक एग्जाम में, वो डुप्लीकेटिव रिसेसिव इंटरेक्शंस का। ओके, तो डुप्लीकेटिव रिसेसिव इंटरेक्शंस का मतलब ये हो जाता है कि रिसेसिव रिसेसिव जीन ही होंगी, दोनों कॉपी में होगा, और उसका इंटरेक्शन जब होगा तो उस टाइम पे रेशियो आपके ये आएंगे। अगर इन रेशियो को मैं पढ़ाऊंगा ना तो काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया कि सिर्फ आप रेशियो याद कर लीजिए। अगर आपको जानने का मन है, क्रॉस करा करके देखने का मन है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम, कई दिन फ्री रहेंगे तो आपको ये क्रॉस करा करके भी दिखा देंगे कि सप्लीमेंट्री जीन में 9:3:4 कैसे आया है, और डोमिनेंट में 12:3:1 कैसे आया है। ओके, बट अभी के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो जरूरी है उसको आप याद रखिए कि ये
आपको रेशियो याद रखना है कि किसमें क्या रेशियो होता है। और अगर आपको ऐसा सीखना है कि हाँ सर ये कैसे आ रहा है, जैसे अभी कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, आपको कराया था, और आज की क्लास में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखा, तो वैसे ही किसी दिन टाइम रहेगा क्लास खत्म होने के बाद तो इसको डिस्कस एक बता देंगे तो बाकी आप लोग उसको कर पाएंगे। वैसे क्रॉस वैसा ही है जैसा कि आप बाकी क्रॉसेस में करते हैं, लेकिन एक आपको कोई बताना पड़ेगा, तो वो जब फ्री टाइम रहेगा तो हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जल्दी से भाई आपके हम जीन फ्रीक्वेंसी को फिर से डिस्कस कर देते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म किया जाए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जीन फ्रीक्वेंसी में। एग्जैक्टली। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड एपिस्टैटिस, these are the deviated form of a Mendel's law. ओके। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जीन फ्रीक्वेंसी की। जीन फ्रीक्वेंसी आपको सिंपल डिफाइन किया गया था, किसी एक जीन का जो नंबर है उसका रेशियो किससे टोटल उस जीन पूल में पाए जाने वाले जीन का या एलेल्स का, ऐसे इसको आप बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल मैंने दिया था कि मान लीजिए अगर आप हम लोग क्रॉस करा लेते हैं यहाँ पे कैपिटल टी का और स्मॉल टी का, तो यहाँ से कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर आप इनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो आपके पास जो गैमेट बनता है क्या बनता है, कैपिटल टी, और इसके बाद आपका बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अगर आप किसी का फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो इस टाइप के जीनोटाइप कितने हैं आपके, दो हैं, तो टू और टोटल कितने हैं आपके, फोर हैं, तो टू बाई फोर आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मतलब अगर आप इसको निकालते हैं तो 0.5 मतलब 50% आपका क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगर आप इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे, मतलब कि 25% आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी। तो टोटल जो भी आपके जीन्स आ रहे हैं उनमें से किसी एक टाइप का जितना भी नंबर है उनको अगर आप रेशियो निकालते हैं तो उसको आप जीन फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली अभी हमारा जो जेनेटिक्स आपके सिलेबस में दे रखा है CGPATM के, CSIR के लिए नहीं, CSIR का भी सिलेबस है उनको। जब ही इनका टॉपिक खत्म हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे। तो आपके CGPATM में जितना भी टॉपिक दे रखा था वो सब कुछ आपका डील कर दिया मैंने। आप जेनेटिक्स भी खत्म हो गया, और बाकी उससे पहले आपके बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अब आपके सिलेबस का क्रोमोसोम मैपिंग का मैंने नोट्स आप लोगों को दिया था, एक दिन समझाया भी था मेरे ख्याल से शायद। जिस जिसमें देखिए, लिसन 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 लिसन, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें होता क्या है। जीनों को मैपिंग करने के लिए वहाँ पे जो लिंक जिसको आप लिंकेज मैपिंग भी बोलते हैं, लिंकेज मैपिंग या रिकॉम्बिनेंट मैपिंग या फिर क्रोमोसोम मैपिंग बोला जाता है। उसमें होता वही है कि जो जीन का लोकेशन होता है आप उसको डिस्टेंस पे क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, जिसमें आपको मॉर्गन यूनिट MU या सेंटी मॉर्गन यूनिट या CMU के नाम से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है। जीन मैपिंग का या क्रोमोसोम मैपिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी क्रोमोसोम पे जो जीन का लोकेशन है, डिस्टेंस जो है उसको क्या करते हैं, आप अरेंज करते हैं, लोकेट करते हैं, इसको आप जीन मैपिंग के नाम से जानते हैं। उसको जिस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है उसको मॉर्गन यूनिट के नाम से जाना जाता है, और कुछ उसमें है नहीं। ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग का पूरा जो सिलेबस है 10 यूनिट का, उसमें से 60% सिलेबस आपका खत्म हो चुका है, 60 to 70%। अब आपके जो बच्चे हैं वो कोर बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन बचे हुए हैं, जिनमें आपको फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग पढ़नी है। राइट। तो कल से हम लोग अब नया यूनिट क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, और वो आपकी यूनिट होगी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ कर आइए, क्योंकि अब जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो जितना भी आपको पढ़ाया गया उन सबसे टोटली डिफरेंट होगा। तो आपका थोड़ा सा साइड अभी चेंज होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी जो कि आपने रेगुलर बेसिस पे अपने UG और PG क्लासेस में पढ़ी हुई है। लेकिन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ आपने मास्टर डिग्री में पढ़ा, और वो भी स्पेसिफिकली जिनका बायोटेक होगा वही पढ़े होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई नई जानने को वहाँ पे टर्म्स मिलेंगे। तो थोड़ा उसको अगर बेटर होगा कि आप उसको पढ़ करके अगर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है।